नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सब की आवाज़ हम सब मीडिया। और अभी हम मौजूद हैं मेहरौली पुरातत्व पार्क के पास एक ऐसे जगह पे जहां हमारे साथ एक हैंडीकैप्ड हैं। और हैंडीकैप्ड के बारे में हम आपको बता दें कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि हम इसके लिए जो विकलांग शब्द का प्रयोग करते हैं उसके बदले दिव्यांग शब्द का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने आग्रह किया था लोगों से, क्योंकि जो दिव्यांग शब्द है यह अपने आप में यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं अगर किसी का भी कोई एक अंग किसी वजह से कोई किसी अंग की किसी के पास कोई कमी है, तो कोई ना कोई उसके साथ एक विशेषता भी जुड़ी हुई है और हमें ज़रूरत होती है उनके उस विशेषता को देखते हुए और उसे बढ़ाए जाने की। और इससे पूरे देश में एक सशक्तिकरण भी आता है। और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन खुद जो है हैंडीकैप्ड हैं, खुद दिव्यांग हैं। आखिर में इनसे हम बात करते हुए ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो प्रेरणा इन्होंने ली तो कैसे ली कि आज जो है इस तरह से ये सभी एक दूसरे हैंडीकैप्ड को जो दिव्यांग कहे जिसे हम उसकी मदद कर रहे हैं। नाम है आफ़ताब आलम। हम इनसे अभी बात करेंगे। और आप अपना नाम एक बार, जो आफ़ताब आलम हम बता रहे हैं, क्या ये सही है? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। तो इसके साथ-साथ आप ये बताएँ कि अभी तक का जो आपका उम्र है, यह कितने साल का उम्र है? मेरा उम्र 28 साल हो गया है। 28 साल में आपके शुरुआती दिन से आप बात बताएँ कि अभी तक का जो आपने जो जीवन जिया है, वह हमारे दर्शकों तक पहुँचे कि अभी तक आपने क्या-क्या किया? पहले जैसे कि हम ये देखते हैं कि जो जन्म के बाद ही एक दिव्यांग की बात आती है। तो आप जन्म के साथ ही हैं या फिर बाद में किसी दुर्घटनावश आप दिव्यांग हुए, ये बताएँ? जब मैं 10 महीने का था तो मुझे जो है पोलियो मार गया। पोलियो में मेरी आधी शरीर खराब हो गई, जिससे कि दोनों एक हाथ, एक पाँव और एक जो है ये भी पाँव थोड़ा कम काम करता है। और पहले आपका जो जीवन चला है शुरुआती दिनों में, उसके बारे में बताएँ, आप कैसे आपका जीवन चलता था? पहले बहुत मुश्किल थी, कहीं जाना-आना नहीं हो पाता था, कुछ पढ़ाई-लिखाई भी नहीं हो पाती थी और धीरे-धीरे वक़्त निकलता चला गया, तो हम कहीं आए, कुछ किए, नहीं किए, दुनिया को देखे, दुनिया जो है आगे-पीछे जा रही है और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। तब जो है कि हमारे घर में 2 बहन भी विकलांग हैं, मैं एक खुद हैंडीकैप हूँ। उसके बाद जो है कि हमने सोचा कि हम हमारी ज़िंदगी तो गुज़र हो रही है, चाहे जैसे भी हो रही है। हमने सोचा कि उन दोनों का क्या होगा? वो दोनों तो कुछ भी नहीं कर पाएँगी क्योंकि वो उठ ही नहीं पाती और बिस्तर से हट ही नहीं पाती। ना लेटरिन पेशाब है, ना खाना-पीना है, कुछ भी नहीं होता है। तो सोचा कि देखते हैं कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी बहन के साथ और भी भाई-बहन हैं, उनका भी कुछ हो सके। तो यही है, सोचते-सोचते 2016, 15, 18 तक जैसे आए तो उसके बाद हमने एक गठन चालू किया कि जैसे कि हमने दूस लोगों से हैंडीकैप भाई-बहनों से बात किया कि हम कुछ ऐसी बताते हैं कि जिससे कि हम लोगों को आसानी हो कि हम अपना काम करवा सकें। हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जिससे कि हम किसी काम को जाते हैं तो हमारे माँ-बाप के जो है पाँव की चप्पल घिस जाते हैं और वो काम होता नहीं है। छत्तीसों दफ़्तर है, छत्तीसों दफ़्तर में जाते-जाते भी परेशानी हल नहीं होती। एक पेंशन का काम भी होते हैं, तो पेंशन भी बनाते-बनाते इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है और वो पेंशन बन नहीं पाता। यही सब सोचते-सोचते हमने अपने भाई-बहनों से बात किया, दिव्यांग बहनों से बात किया, सबसे मिलके हमने एक गठन की स्टार्टिंग की, उसका नाम है हिंद युवा दिव्यांग सोसाइटी संस्था है, जिससे दिव्यांग लोगों को जोड़ के हम छोटे-मोटे काम करवाते रहते हैं, जैसे थोड़ी बहुत हेल्प होती है। कोरोना काल में भी राशन पानी का बहुत तंगी जा रही थी, काफ़ी लोगों से हमने मदद माँगा, यहाँ के प्रशासन शासन से भी मदद माँगा। इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, तो फिर जाके जहाँ तक हमारी पहुँच थी, जहाँ तक हमारी दोस्ती थी और भी संस्थाओं से, तो उनसे मदद माँग के हमने कहा कि हम हमें खुद परेशानी हो रही है, तो अब अगर हमारे हालात ऐसे हो रहे तो हमारे दिव्यांग भाई-बहनों के हालात कैसे होंगे? तो हमने अपने जानने वालों को फ़ोन किया, पता किया कि भाई राशन हमारे तरफ भी भेजें। तो लॉकडाउन में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इंतज़ाम करवाया। तो धीरे-धीरे कभी पहला 25 आया, फिर 50 आया, फिर 150, 200 ऐसे करके राशन और किलो के हिसाब से आया, 30-30, 40-40 किलो के हिसाब से राशन आया। तो हमने अपने दिव्यांग भाइयों की मदद भी करी उस टाइम, कोरोना काल के टाइम से भी।
और अब तक कर ही रहे हैं। अभी भी कम्बल आया हुआ है हमारे पास, कुछ लोगों के लिए कम्बल आया है जिसको हम देंगे तो उनका भला ही होगा, ठंड का माहौल है। इस हिसाब से थोड़ा बहुत काम साल में 1-2 होता रहता है। और पेंशन का भी काम हम करते रहते हैं, पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और भी पेंशनों के काम करते रहते हैं। और भी एडवर्टाइज करते रहते हैं कि दिव्यांग जो है कि पेपर, जैसे पेपर वर्क में कोई कमी है तो उससे भी बताते रहते हैं कि यहाँ जाके आपका जो है पेपर बन सकता है, आप इस तरीके से काम करवा सकते हैं। ऐसे काम करते रहते हैं। समाज के अंदर बैठ के समाज के लिए एक जो है मैसेज फैलाते रहते हैं कि समाज को, हमारे दिव्यांग समाज को कुछ अच्छा होता रहे। हम यह भी देखते हैं कि जो पूरी तरह से शारीरिक रूप से सक्षम लोग हैं, उनके साथ भी बहुत सी समस्या है और वे दफ्तर जाते हैं, दफ्तर का चक्कर काटते बीतता है, काम नहीं हो पाता है। और इसके बावजूद आप जिस तरह से इन लोगों का, जो भी दिव्यांग आपके भाई-बहन हैं, जो भी आपके मित्र हैं, उनका जो मदद करते हैं, तो इसके बावजूद क्या आपको दफ्तरों में किसी तरह की और भी समस्या होती है? क्योंकि ऐसा तो है कि एक लोग जाए तो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन जब संगठित होके जाते हैं तो लगता है कि कोई बात सुनने वाला है या कहीं न कहीं एक प्रेशर बनता हुआ दिखता है। तो इस तरह की बातें अगर कोई भी अनुभव हो आपके जीवन में, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। एक ये अनुभव हुआ है, अगर हमने संगठन चालू किया है और संगठन के साथ अगर हम किसी से बात करते हैं ना, तो उस पे असर ये पड़ता है कि भाई सामने वाला कहता है कि हाँ, बंदे की बात में दम है। अगर हम परेशान हो रहे हैं तो कल को वो हमें बुलाता है या हम जाते किसी के पास तो वो सीधा से, अगर हमने अभी कोरोना काल के ही बता देते हैं हम आपको। एक हमने अपना लेटर हेड पे एक प्लान बनाया कि हम जो है कि गाड़ी पास नहीं हो रही थी, क्योंकि कोरोना काल में कहीं से कहीं तक गाड़ी नहीं मिल रही थी राशन के लिए। तो हमने थाना में गए। थाना में गए कि भाई जो है कि हमें जो है दिव्यांग भाई-बहनों के लिए राशन मँगाना है और हमें जो है गाड़ी का अनुमति दिया जाए, कि गाड़ी का परमिशन दिया जाए कि गाड़ी ला सकें हम। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है और आप जो है इतने सुलझे लोग हैं और उसके बाद भी जो है आप यहाँ पे आके ये सवाल पूछते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। बोला कि आप जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जो है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। अगर होती, परमिशन होती तो हम आपको देते। ये जो है एसडीएम के हाथ में है। मैंने कहा भाई उनकी भी मजबूरी है। तो इससे ये अनुभव हुआ कि अगर कुछ अच्छा करते तो सब लोग अच्छा कहता है। और अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि जैसे कि आप हर एक काम के लिए अलग-अलग लोगों का काम होता है, अलग-अलग तरह का काम होता है, अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाना होता है। तो ये हर जगह जो आपको जाना होता होगा और इसके लिए जो समय है या फिर पैसे भी खर्च करने होते हैं, तो ये सब कैसे निकल पाता है? सर देखिए, इसमें तो क्या है कि अभी तो हमें कहीं से कहीं तक कोई मदद आई नहीं है संस्था को, हमारी हिंदी व दिव्यांग सोसाइटी जो ट्रस्ट है। हमने अभी इतना प्रचार भी नहीं किया और हमारी जो है इतनी सोर्स भी नहीं है, जो कोई हमें मदद कर सके। ठीक है? दूसरी बात है कि अगर हमारे पास जैसे भी कुछ भी पैसा, अगर हमारे जैसे पेंशन के आते हैं, हमारे खुद के पैसे या कहीं से इंतज़ाम करते हैं हम खुद से, तो वो पैसे से हम अपने जो है ज़रूरत के काम, जैसे कि हमारे जो दिव्यांग भाइयों के लिए अगर ज़रूरत के काम होते हैं, उनके लिए हम खुद चले जाते हैं। हम किसी से ये नहीं कहते अपने दिव्यांग भाई-बहनों से कि हमें यहाँ खर्चा लगा या आप हमें इतना अर्जेंट करें। अभी जो इनकम का सोर्स होता है, हर आदमी का तो खर्च होता ही है। आपके साथ तो और भी ज़्यादा खर्च जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे निकाल पाते हैं? बड़ी मुश्किल है, मुश्किल का है कि बस ये है कि ऊपर वाले के हाथ में ही जैसे चला देता है। अभी इसका ये नहीं है कि मैं किसी के आगे जा रहा हूँ, अभी नहीं जाता हूँ मैं। तो यहाँ यह दिख रहा है कि इच्छा शक्ति है और इच्छा शक्ति के बल पर ये खुद अपना जो भी मदद होता है वह तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने पूरे समाज को लेके चल रहे हैं, पूरे अपने भाइयों को, बहनों को और जो भी मित्र हैं जिनके लिए जो कुछ भी इनसे बन सकता है वह सब कुछ जो है ये करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ यहाँ एक दिव्यांग बहन है और आप अपना नाम बताओ? फातिमा। क्या बताओगी आप अभी तक इस संस्था से जुड़ी हुई हो? पहले से जुड़ी हुई हो इस जी, संस्था से? पहले से। कब से जुड़ी हुई हो? लगभग 3-4 साल हो गए। क्यों जुड़ी? इस संस्था से जुड़ने का जो आपका तात्पर्य रहा, क्या रहा? इस संस्था से जुड़ने का ये महत्व था मेरा, ताकि मैं भी अपने लिए कुछ कर पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ। मुझे सिलाई आती है, लेकिन उसके लिए मुझे कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। सिलाई आते हुए भी मैं घर में ऐसे ही बैठी रहती हूँ। ऐसे बैठने से अच्छा है कि सोनू भाई की संस्था में जुड़ के कुछ रोज़गार मिल सके, इसलिए। तो इनके संस्था से अभी आप जुड़ी हो, तो यहाँ तो किसी तरह का फंड भी नहीं है।
रोज़गार वगैरह जो है फिर कैसे मिल पाता होगा? जी, अभी तो कोई रोज़गार नहीं मिला है। सिलाई वगैरह का भी कुछ काम यहाँ से नहीं आया? नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं, बात चल रही है। और जहाँ पे घर पे हो आप, वहाँ पे सिलाई का काम आता है कुछ? नहीं, घर पे भी नहीं आता। तो यहाँ हम देखें कि कहीं न कहीं जो इच्छा शक्ति है, वह है काम करने की, लेकिन कहीं न कहीं काम का अभाव है और हमारा जो समाज है, ख़ास करके ऐसे लोगों को साथ लेके चलने की जो एक प्रेरणा होती है, वह ऐसा नहीं दिखता है। कहीं न कहीं हमारे समाज में यह एक कमी दिखती है कि हम ये चाहते हैं कि पहले से जो चले हुए लोग हैं, जिनके पास पहले से भीड़ बहुत ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, हम उनके पास ही ज़्यादा जाते हैं और इसमें कहीं न कहीं हम यह देखें कि सर्वोदय और समानता की जो हम बात करते हैं, तो इस तरह के लोगों के साथ, इस तरह के लोग के कार्य को देखते हुए अगर हम उनसे जुड़ें, तो उसका एक बहुत बड़ा यह काम हो जाएगा सर्वोदय और समानता के हिसाब से। हमारे साथ यहाँ एक और शख्स हैं, आप अपना नाम बताएँ? मेरा नाम रहीमुद्दीन है। क्या बोलेंगे आप इनके संस्था के बारे में और इनसे जब आप परिचित हुए, कब से परिचित हैं, ये सब अपना अनुभव बताएँ? मेरे को आज दूसरा साल है। अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया है। दिव्यांग आदमी के लिए साथ में न्यायपूर्ण ये करते हैं, जो भी इनसे विचारों से मदद होती है। कोई सरकारी मदद तो इनको वो मिलती नहीं, लेकिन अपनी तरफ से जितनी मदद करते हैं, बहुत बेस्ट करते हैं। मैं खुद भी दिव्यांग हूँ। मैं जब से आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। और ऐसी कोई नहीं है जो कि मैं अपने बारे में बताऊँ कि भाई मुझे इतना वो है। जैसी ही मदद मिलती है मुझे ये करते हैं। हाँ, आप खुद क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ, टांग से बेजार हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मदद मिले तो मैं खोखा वोखा पान बीड़ी का खोलूँ, लेकिन नहीं कर पाता। जैसे हाथ जो है आपका यह ठीक है, आप चाहें तो हाँ, कहीं बैठ के काम कर सकते हैं, हाँ, दुकान चला सकते हैं। हाँ, तो इस तरह के लोगों को मदद की ज़रूरत है और सरकार की योजनाएँ भी हैं, कई योजनाएँ हैं सरकार की जो इस तरह के लोगों के लिए चल रही है और किसी योजना का लाभ अभी तक आपको मिला? नहीं मेरे को खुशी आता है बस। तो यहाँ हम ये देखते हैं, कभी आपने प्रयास किया इसके लिए? करा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, तो बस बोल दे बहानेबाजी बहुत है, नहीं जेन्युइन चीज़ है। तो इतने बहाने होते हैं जो संबंधित विभाग हैं उनके इतने जो बहाने दिखते हैं कि लोग जो है चप्पल घिस जाया करते हैं और लोग वहाँ फिर जाने से जो है कतराते हुए नज़र आते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में जो काम करने का, जो कार्य करने का जो तरीका है उसमें पारदर्शिता की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ एक और शख्स हैं, आप अपना नाम बताएँ? विजय। क्या बोलेंगे आप क्या करते हैं अभी? अभी नहीं जाग चुका हूँ, सुनना है अपना, देखना है, काम धाम देखना है, चाय को दुकान में लगाना है। तो आप देखें ऐसे-ऐसे लोग हैं जो बोलने में भी सक्षम नहीं हैं और कहीं न कहीं ये चाहते हैं, इनके अंदर एक इच्छा शक्ति है कि हमें कोई काम मिले, कोई रोज़गार मिले, लेकिन रोज़गार जो है कहीं न कहीं नदारद है और हमारे साथ एक और शख्स है, आप अपना नाम बताएँ? सुरेंद्र सिंह, आप कहाँ से हैं? किशनगढ़ से ही है। क्या करते हैं आप? दुकान खोलने के चक्कर में है, दुकान। दुकान खोलने के चक्कर में अभी तक आपका जो खर्च चलता है, कैसे चलता है? वो ऐसे ही चल रहा है। वे तो क्या कहते हैं, एक भाई के पास रहते हैं, भाई की दुकान है उसके पास ही रहते हैं वो। बड़े भाई है, उसकी दुकान पे रहते हैं अभी तो। तो दुकान में रहते हैं तो दुकान चलाते हैं, जैसे कुछ अनुभव लिए? हाँ, दुकान चलाते रहते हैं, उनके पास खर्चा पानी दे देते हैं। कब से चला रहे हैं दुकान? वो वही 4-5 साल हो गए। अगर अपनी दुकान हो तो वो आप चलाना चाहेंगे, आपकी दुकान वो चलाना चाहते हैं। उसमें आपको कुछ बचत भी हो जाएगी, वहाँ बचत होता है कुछ? नहीं, जो खर्चा हो देते हैं वो ही रख लेते हैं मान लो। बच्चे तो भी खर्चा पानी जो है भाई के दुकान पे काम करके चलता है और भाई जो है वे भी वे पूरी तरह से ठीक हैं? हाँ भी ठीक है भाई। पूरी तरह से ठीक हैं। हमारे साथ यहाँ एक और दिव्यांग महिला भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप अपना नाम बताएँ? नीता देवी, आप कहाँ से हैं? किशनगढ़ से हैं, गौशाला मंदिर के पास। आप दिव्यांग हुई, कैसे हुई ये बताएँ? अब बुखार हुआ था तो हुआ, बहुत बचपन से ही हूँ, समझे। बचपन से हैं, ऐसे ही गुजारा हमारा हो रहा है, मगर कैसे रोज़ी-रोटी कैसे चलती है? रोजी रोटी हमारा घर वाला कमाते हैं, वो अच्छा खासा है, उसी से हो जा रहा है थोड़ा बहुत, मगर हमसे नहीं कुछ होता, हम करना चाहते हैं, होता नहीं हमसे।
सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि कोई दुकान चलाना हो या ये सब तो आप कर सकती हैं। हाँ, सब कुछ कर सकते हैं, मगर हमको आज तक ला कुछ भी लाभ नहीं मिला। कभी आपने प्रयास किया? बहुत किया, मगर हमसे नहीं हुआ, फिर मैंने बैठ गए। सरकार से आपको क्या लाभ मिलता है ये बताएं? कुछ नहीं मिलता, पेंशन मिलता था, इन्हें 3 महीना से वो भी बंद है। क्यों बंद है? अब पता नहीं, वहाँ जाने पड़ेगा सर। अभी कोई कह रहा है कि इलेक्शन की वजह से बंद है, कोई कुछ कह रहा है। दिव्यांग का पेंशन मिलता था, कितना मिलता था? 2500 मिलता था, यही 6 महीने से मिल रहा है और ज़्यादा दिन से नहीं मिल रहा। और जैसे कि हम ये देखें कि आप कोई कार्य करना चाहती हैं, तो क्या काम करना चाहती हैं ये बताएं? सिलाई वाला कहीं दुकान उकान हो जाए, चाहे तो कोई यही दुकान है, अथी क्या कहते हैं, सब सीखत देंगे, ये सब सब कुछ की दुकान जो होता है ना। सिलाई आता है? हाँ, सिलाई आता है सर। और जैसे उतना पूरा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, समझे। और जैसे दुकान चलाना हो हाँ, तो? दुकान खूब चला दूंगा, मगर हमारा है नहीं कोई योजना, जुगाड़ नहीं है। हम कह रहे थे क्या करें, मजबूर बैठे हैं। तो हम यहाँ देखें तो इन सभी दिव्यांग लोगों से, दिव्यांग भाई बहनों से बात करके हमें यह महसूस हो रहा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, खास करके इनके लिए कम से कम इनके घर तक पहुंचनी चाहिए। अगर ये सभी योजनाएं, अगर सरकार की सभी योजनाएं इनके घर तक पहुंचे, तो किसी को भी इस तरह से संस्था खोल के और इन लोगों के लिए अलग से मदद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बावजूद इन्हें भटकना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं हम देखें तो समाज में जो मूल धारा है, अगर हम रोज़ी रोटी की बात करें तो उसके हिसाब से देखें तो कहीं न कहीं आज भी ये लोग अभाव में अपना जीवन जी रहे हैं। सरकार की योजनाएँ हैं, बावजूद इसके इन तक योजनाएँ नहीं पहुँच रही हैं। और कम से कम इन लोगों के घर तक सरकार की योजनाएँ पहुँचनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जो व्यवस्था ये खुद अपने संस्था के माध्यम से दे रहे हैं। और मैं आपसे चलते-चलते यह कहना चाहूँगा कि आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने जीवन में आपने जो कुछ भी हासिल किया है, उसके आधार पर, और जो दूसरों के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसके आधार पर आप हमारे दर्शकों को चलते-चलते बताएँ। हम ये बताना चाहते हैं समाज को, हमारी समाज है, हम इनको ये बताना चाहते हैं कि प्लस क्या है कि हमारे जैसे दिव्यांग भाइयों-बहनों को मजबूत करने के लिए आप जो है बड़े से बड़े कदम उठाएँ, जिससे कि हम निराश ना हों, हम सोचें कि हम दुनिया में हैं, हमारे साथ हमारे समाज के लोग हैं। हमें जो है दो तरफ़ा नज़र ना देखा जाए। हमें जब कोई देखता है ना आहट की नज़र से, जब तकलीफ़ की नज़र से देखता है, तो हमें भी ईर्ष्या होती है कि हमने कौन-सा पाप कर दिया है जो हमें जो है इस गिरी नज़र से देखता है कि एक विकलांग है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अरे हम कर सकते हैं, हमें मौका दें। हमें जो है मौका देंगे तो कुछ ना कुछ हम अपने लिए करेंगे, हम अपने भाई-बहनों के लिए करेंगे, हम अपने परिवार के लिए करेंगे, हम अपने माँ-बहनों के लिए करेंगे, हैं। हमें अगर मौका ही नहीं दोगे, आप कहोगे कि अगर हम कोई ठेहा भी लगाते हैं ना साहब, तो हमें ठेहा लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन भी नहीं मिलती। अगर हम जब अपनी मेहनत से अगर 2-2 रुपए, 1-1 रुपए जोड़ के अगर कोई ठेहा लगाते हैं, तो वो ठेहा भी चलने नहीं दिया जाता है। वो जो है माफिया लोगों के दम पे उसे हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? विकलांग का कब्ज़ा हो जाएगा। अरे पापी पेट का सवाल है, पापी पेट को पालना है, कुछ तो करें। नहीं करने दिया जाता। कोई भी मेहनत मज़दूरी से 2 रुपए अगर हम 1-1 रुपए जोड़ के अगर रखते हैं और कुछ रुपए लगा के दुकान लगा देते हैं ना साहब, एमसीडी वाले, डीडीए वाले, कमेटी वाले आके उठा कर फेंक देते हैं। और उस टाइम हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि दरगाह पे बैठना पड़ जाता है, मंदिर पे बैठना पड़ जाता है, मस्जिद पे बैठना पड़ जाता है, गुरुद्वारे पे, मार्केट में तरह-तरह की हरकत कर के भीख माँग के पेट पालन करना पड़ता है। ये आपका जो मसला है। पहले का इतिहास रहा है, या इस तरह का रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताएँ? क्योंकि आपकी शुरुआत जो हुई है, और बहुत से लोग जो आपके बारे में बताएँ कि प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए कि वे पहले इस तरह का काम करते थे, आज वो कई लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कई लोगों का मदद कर रहे हैं, और वैसे आदमी से हमें सबक लेने की, शिक्षा लेने की ज़रूरत है। आप बताएँ, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देना। देखिए, पहले जो थे मैं अभी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। मैं पहले दरगाह में बैठता था, कभी मार्केट घूमता था, कभी बहुत दूर-दूर जाता था, 2 रुपए के लिए कि मेरा पापी पेट है, उसको पालेंगे, ठीक है? पापी पेट सबका है, मेरा भी है। मैं उसके लिए दरगाह, मंदिर, मस्जिद सब जगह जाता था और 2 रुपए कमा के आता था। वो अपने घर के गुज़ारा के लिए, अपने लिए वो करता था। फिर धीरे-धीरे दिमाग आया कि मैं कब तक ये भीख माँगूँगा? इससे अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। तो उसके बाद जो है कि मेरे घर में 2 मेरी बहन है, वो इस हालात पे है कि उसको कोई पानी पिलाएगा
तो ही पी सकता है, वो अपने हाथ से जाके पानी उठा के पी नहीं सकता है। मेरी हालात तो ये है कि मैं अपनी गाड़ी चला के कहीं जाके अपने पानी का इंतज़ाम, अपने खाने का इंतज़ाम कर सकता हूँ, वो भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मैं दरगाह पे बैठा था 2008 सोचते 2018 में मैंने अपनी संगठन इसलिए स्टार्ट करी कि मैं अपने मांगने से उबर चुका था। मैं मांगूंगा तो ज़िंदगी भर मांगता रहूँगा। मैं छोड़ना चाह रहा था, मैं उससे आज़िज़ हो गया था कि मैं इस तरीके से रह रहा था कि मैं अपने आप को बता नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कोशिश की अपने भाई-बहनों के लिए, चाहे मैं अब 2-2 रुपए भी जोड़ के फिर भी कुछ ना कुछ करके उनके लिए कर रहा हूँ और भी करूँगा आगे जब तक मेरी साँस रहेगी। मसला क्या है कि हमें आने वाले समाज को हम अपने बताना चाहते हैं कि हमारे लिए आप आए आगे और हमारे जैसे भाई-बहनों को आप जो है हिम्मत दें, मजबूती दें कि हम कुछ कर सकें और समाज के अच्छे वर्ग में हम भी कहला सकें। हमें इस नज़र से ना देखें कि हम मजबूर हैं, विकलांग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें मौका दें। सरकार है, प्रशासन है, जो भी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था कहें हम या जिस तरह की जो भी व्यवस्था है, सभी को ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पूरी तरह से हम जिस तरह से बात करते हैं दिव्यांग की अगर बात करते हैं तो किसी का कोई ठिकाना नहीं कि कब उसे दिव्यांग हो जाना पड़े, हमारे जो अंग है ये कब तक सलामत हैं और कब नहीं रहेंगे, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन ऐसे लोगों से हमें सहानुभूति हमेशा होनी चाहिए, चाहे हमारे अंग पूरे के पूरे सलामत भी हैं तो क्या, हमें उस अंग को देखते हुए, उनके अंग को न देखते हुए एक सहानुभूति उनके साथ रखनी चाहिए और इच्छा शक्ति इतना मजबूत होना चाहिए कि जैसे आज आफ्ताब आलम अपने साथ साथ पूरे अपने समाज के, अपने साथियों के मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हमारा भी, हम सब का भी प्रयास होनी चाहिए और सरकार को कम से कम ऐसे लोगों के घर तक खुद पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि सरकार की जो व्यवस्था है अभी तक इनके पास किस रूप में पहुंच रही है, चाहे बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी जाए लेकिन वह व्यवस्था ज़मीनी स्तर पर हम देखें तो वह नहीं दिख रही है। और चलते चलते हम आफ्ताब आलम से एक बार फिर से बात करेंगे। ये अपना अंतिम मैसेज आपको दे रहे हैं और इसी मैसेज के साथ इस वीडियो का अंत होगा। मेरा अंतिम मैसेज ये है, मैंने अपने दिव्यांग भाई-बहनों के साथ ये जो 4 हैंडीकैप लड़की हैं, उसके लिए हमने एक प्रयास किया था, सिलाई सेंटर के लिए, ठीक है? प्लस क्या है कि अभी तक वो प्रयास पूरा नहीं हो पा रहा हमारा, कुछ ही कारण की वजह से। हमारी जो है 4 हैंडीकैप लड़की हैं, जो यहाँ से लेके निज़ामुद्दीन ट्रैवल करके 1 महीने के अंदर सिलाई सीखी है और सिलाई मशीन भी इनको प्राप्त हुआ है। हमने एक अपनी मेहनत से इनको करवाया है, जिस तरीके से भी इनको हिम्मत दी कि आपको जाना है और कोई नहीं जा रहा। अच्छे लोगों के लिए भी मैसेज आया था मेरे पास कि कुछ लोगों को सिलाई मशीन गरीब लोगों को देना है, उनको जो ट्रेनिंग के साथ देंगे कि उसका रोज़गार चल सके, ठीक है? तो उन्हों को हमने बताया, वो लोग सोचे कि बहुत दूर है, नहीं जा पाएँगे। तो हमने इनके अंदर वो जज़्बात डाला कि आप कर सकते हो और आप ही को ही जाना है। तो एक पहले नंबर पे फ़ातिमा है, दूसरे नंबर पे रिंकू है, तीसरे नंबर पे नाज़रीन है, चौथे नंबर पे नफ़ीसा है, ठीक है? इन लोगों को हमने ये भी आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम में हम आपके लिए ऐसा व्यवस्था करेंगे कि आप 4 लोगों को रोज़गार दे सकें। तो अभी भी हमारे पास वो क्षमता नहीं आ सकी कि इनकी सेंटर खोल सके और इन लोगों को हम उस पावर पे दे सके कि वो अपने दम पे किसी और को रोज़गार दे सके। तो ये चलते चलते इन्होंने जो मैसेज दिया है इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप में से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं और सरकार, शासन, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे कम से कम ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखते हुए मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। हम इसी तरह की आशा रखते हैं। आप देखते रहिए हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। नमस्कार।